नमो नमः। सुप्रभातम। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय जसवंतगढ़ के ज्ञान वैविध्य चैनल पर। आज साहित्य प्रथम पत्र को जो शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम चल रहा है, जिसमें साहित्य प्रथम पत्र को हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमारी पुस्तक चल रही है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण जो कि एक अलंकारिक ग्रंथ है, जिसमें काव्य के निरूपण से लेकर अलंकार शास्त्र रस आदि का विवेचन किया हुआ है, गुण दोषों का विवेचन किया है। उसी में नाटक जो नाट्य शास्त्र के अनुरूप है, नाट्य शास्त्र के नियमों को आधारित करके इन्होंने षष्ठ परिच्छेद जो है वो नाट्य रूपक के लिए लिखा हुआ है, उसके लिए उद्धरण किया हुआ है। उन नाटकों के बारे में, रूपक के बारे में हम पढ़ रहे थे, किस प्रकार से रूपकों का निर्माण इन्होंने किया है, उनको किस प्रकार से भागों में बांटा है, और उसी के बारे में षष्ठ परिच्छेद में जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपके यहाँ पर संधि प्रकरण। संधि प्रकरण है लघु सिद्धांत कौमुदी या व्याकरण वाला संधि प्रकरण नहीं है। यहाँ पर संधि का मतलब है उस नाट्य कार्य व्यापार को 5 भागों में बांटा गया है। उसे यहाँ पर कहा पंचसंधि, उसे कहा यहाँ पर पंचसंधि। तो जो आज का आपका विषय है वो है पंचसंधि। पंचसंध्या करके इसे बोला गया है। ये पंचसंधि जो आपका टॉपिक है, इसमें आपको इस नाट्य कार्य व्यापार को, जो नाटक की कथा वस्तु है उसके कार्य व्यापार को 5 भागों में बांटा गया है और उसे कहा पंचसंधि। आपने इससे पहले के भाग में आपने पढ़ा था कि पंच अवस्थाएं, पंच अर्थ प्रकृति आदि के बारे में आपने पढ़ा था। उन्हीं विषयों को यहाँ पर आधारित करके बताया जा रहा है कि यथा संख्यम अवस्थाभिर्योगास्तु पंचभिः पंचधे वेति वृत्तस्य भागास्युः पंचसंधया। यथा संख्यम अवस्थाभिः, जिस प्रकार से आपने अवस्थाओं को देखा, और वृत्तिश्च और वृत्तिश्च भागा, और जिस प्रकार से आपने पंचवृत्तियों को देखा, उसी प्रकार से आपको अब यहाँ पर बताने जा रहे हैं पंचसंधि के विषय में। अब ये पंचसंधियां कौन कौन सी हैं? आपने अब से पहले जो संधियों के बारे में पढ़ा है वो आपने पढ़ी है संधियां कौन कौन सी? दीर्घ, गुण, अयादि, वृत्ति आदि 5 संधि आपने पढ़ी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन संधियों का विवेचन नहीं है। यहाँ पर आपको कहा पंचसंधि में आपको 5 संधियां बताई गई। यहाँ पर उनके नाम भी इन्होंने दिए हैं कि मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। ये 5 संधियों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, ये 5 संधियों की बात यहाँ पर है। अब इसमें संधि का सामान्य लक्षण हमने किया, क्या किया? अभिप्राय। संधि का अभिप्राय एक प्रधान इतिवृत्त अर्थात जो घटनाक्रम है, जो उसकी कहानी है, उसके साथ परस्पर संबंध, जो अवान्तर इति खंडों का जो संबंध है, उस संबंध का अभिप्राय संधि के रूप में यहाँ पर लिया है। अर्थ प्रकृति पंचक रूप से जो वृत्त भेद के साथ अवस्था पंचक को जो क्रमिक संबंध दिखाया गया है, उसी योजना के कारण जो नाटक की इतिवृत्त जो है उसको 5 भागों में यहाँ पर विभाजित किया है और उसे यहाँ पर कहा संधि। 5 संधियों में विभाजित उसे किया है। तल्लक्षणम अंतरेकार संबंधः संधिरेकान्वये सति। अब उसका लक्षण किया, किसका? संधि का लक्षण किया। संधि का क्या लक्षण किया? अंतरेकार्थ संबंधः संधिरेकान्वये सति। अंतरेकार्थ संबंधः अर्थात प्रधान इतिवृत्त के साथ जिसका परस्पर संबंध दिखाया जाए उसे संधि कहा। जिस
अवान्तर, अवान्तर उसके मध्य में परस्पर जो इतिवृत्त जो और खंड है, उन खंडों के साथ इसका संबंध दिखाया जाएगा, वो यहाँ पर संधि माना गया। अब यहाँ पर संधि के भेद के लिए 5 भेद आपके यहाँ पर बताए हैं। उनमें से पहला संधि का भेद आपका क्या है? मुख संधि। तो पहला कौन सा आपका भेद यहाँ पर? मुख। अब मुख संधि के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया, 5 भेद आपने बताए। मुखम, प्रतिमुखम, गर्भ, विमर्श, उपसंहति या निर्वहन। अब इति पंचास्य वेदासु क्रमेण उल्लेख्यते। और अब इन 5 का क्रम से लक्षण जो है उसे यहाँ पर बता रहे हैं। यथोपदेशम लक्षणमः, उसका लक्षण बता रहे हैं यहाँ पर। यत्र बीज समुत्पत्ति नानार्थ रस संभवा प्रारंभेण समायुक्ता तन्मुखा परिकीर्तिता, तन्मुखम परिकीर्तितम। अब बताया यत्र बीज समुत्पत्ति, जो सबसे पहले आपने जो अवस्थाएं पढ़ी थी उन अवस्थाओं में आपने, और जो प्रकृतियां पढ़ी थी उनमें आपने बीज शब्द का नाम सुना होगा। बीज अर्थात किसी भी इतिवृत्त का प्रारंभ होना। तो उसी के यहाँ बताया कि यत्र बीज समुत्पत्ति, जहाँ से बीज की उत्पत्ति होती है, नानार्थ रस संभवा, और जिसमें अनेक रसों का समाभाव रहता है, प्रारंभेण समायुक्ता, प्रारंभ में जो समायुक्त की गई है, तन्मुखम परिकीर्तितम, उसे मुख मानना चाहिए। उसे कहा मुख, उसे मानना चाहिए। तो मुख संधि का अभिप्राय यहाँ पर बताया कि रूपक की वो अर्थ राशि, रूपक का वो कार्य व्यापार का अंश है जिसके साथ नाटक की प्रारंभ अवस्था संबंध रहती है, जिसमें बीज रूप अर्थ प्रकृति होती है कि योजना हो, वो मुख संधि माना जाएगा। और इसमें भिन्न भिन्न रसों का समाभाव रहे। यहाँ को कहा ना, नाना रस संभवा, नाना अर्थात अनेक रसों का, भिन्न भिन्न रसों का प्रयोग जहाँ पर किया जा सके, उसे यहाँ पर इन्होंने बताया। यथा रत्नावल्याम प्रथम अंके, जिस प्रकार से रत्नावली के प्रथम अंक में, फिर देखिए मैं आपको पहले भी यहाँ पर उदाहरण दिए थे कि रत्नावली के बारे में खूब सारे उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। रत्नावली जो है उपरूपक है, नाटिका एक है श्रीहर्ष की जिसका नाम है रत्नावली, और उस रत्नावली में यहाँ पर जो प्रसंग दिया है प्रथम अंक का, मुख के रूप में प्रथम अंक का यहाँ पर विमर्श किया है, विवरण इन्हें दिया है। और उस रत्नावली के प्रथम अंक में है क्या? रत्नावली के प्रथम अंक में जो घटना शुरू होती है वो इस प्रकार से है कि राजा उदयन का विवाह के लिए कोई ऐसी कन्या ढूंढी जाती है जिसके अंदर चक्रवर्ती गुण के लक्षण हो। और जो रत्नावली के पिता जो हैं भूरिवशु, उनके अनुसार ऐसा बताया जाता है या ऐसा पता लगता है कि रत्नावली जो है वो जिससे विवाह करेगी वो चक्रवर्ती हो जाएगा। और ये बात योगनारायण को पता चलती है। तो जो उनका मंत्री है, भूरिवशु का जो मंत्री है, वो रत्नावली को लेकर के उदयन के वत्सराज में पहुंचाने आता है, लेकिन भाग्यवशात समुद्र में लहरें उठती हैं और उसके कारण जिस नाव से वो आ रहे होते हैं उस नाव के अंदर पानी भर जाने के कारण वो डूब जाते हैं। लेकिन किसी प्रकार से तैरते तैरते रत्नावली जो है योगेंद्रयण को किनारे पर मिल जाती है। योगेंद्रयण से प्राप्त करके उसे जान जाता है और वो उस रत्नावली को ले जाकर के उदयन को साक्षात ये नहीं बताता कि रत्नावली है, और वासुदत्ता की दासी के रूप में वहाँ पर रख देता है। रत्नावली भी ये नहीं जानती कि जो उदयन है ये वही उदयन है जिसकी शादी उससे होनी है, और वासुदत्ता भी नहीं जानती, ना ही उदयन उस रत्नावली को जानते थे। इस बात का केवल योगेंद्रयण को पता था और योगेंद्रयण ने वहाँ पर आकर उसे स्थापित कर दिया और उसे वहाँ पर कार्य व्यापार सौंप दिया। लेकिन जब आगे जब सभा पूजा, जब कामदेव की पूजा के लिए वासुदेव
सागरिका। और रत्नावली नाम उसका इसलिए था क्योंकि उसने रत्नों की माला पहन रखी थी, तो उसका नाम था रत्नावली। लेकिन अभी वो सागर से प्राप्त हुई है, इसलिए उसका नाम कर दिया सागरिका। ऐसा नाम दिया योगेंद्रायण ने, उसको सागरिका बता दिया। और यहाँ से जो मुख संधि, जो बीज है नाटक का कार्य आरंभ का, वो यहाँ से स्थापित किया गया। उसके बाद में जब वो सभा पूजा होती है कामदेव की, तब उदयन का चित्रण रत्नावली को प्राप्त होता है और वो कहीं ना कहीं उनसे मन ही मन प्रेम करने लग जाती है। तो ये प्रथम अंक में 2-3 प्रकार के जो रसों का परिवर्तन किया गया। सबसे पहले इसके अंदर परिवर्तन करुण रस का प्रस्तुत किया, उसके बाद में श्रृंगार रस आया, उसके बाद वहाँ अद्भुत रस आया। इस प्रकार से अनेक रसों का यहाँ पर परिवर्तन किया और इस बीच नाटक के कार्य व्यापार का इतिवृत्त का आरंभ जो किया, उसी को यहाँ पर क्या माना, मुख संधि के रूप में इसको माना। अब यहाँ पर आगे कहा प्रतिमुख संधि। दूसरी संधि जो है वो है प्रतिमुख संधि। दूसरी संधि आपकी जो होगी उसे कहा प्रतिमुख। आगे कहा फल प्रधानोपायस्य मुख संधि निवेशनः लक्ष्योद्भेदो यत्र प्रतिमुखम च तत्। फल प्रधानोपायस्य, फल प्रधान के उपाय के लिए, जो प्रधान फल है उसके उपाय के लिए मुख संधि का जो निवेशन किया गया है, उससे लक्ष्य मान करके विबोध भेदा, उसके जो भेद बताए हैं उन्हीं को यहाँ पर बताया है। क्या कहा है उसके लिए, जिसमें मुख संधि निविष्ट बीज का ऐसा उद्भेद होता है जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों रूप में होता है, जो सीधा लक्ष्य भी करे और सीधा लक्ष्य ना भी करे, वैसा यहाँ पर अर्थ प्रस्तुत कराया गया है। तो मुख संधि का निविष्ट बीज, मुख संधि में जो बीज आरोपित किया है, उस बीज को आगे लेकर चलने का काम तो होगा, लेकिन सीधा लक्षित भी करेगा और सीधा लक्षित नहीं भी करेगा, दोनों ही रूप में होगा। वो प्रतिमुख होगा, मुख से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन लक्षित सीधा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। उदाहरण यहाँ पर दिया, यथा रत्नावल्यां द्वितीयांके वत्सरा सागरिका समागम हेतुर अनुराग बीजस्य प्रथमको क्षिप्तस्य सुसंगता विदुषकाभ्यां ज्ञायमानतया किंचित लक्ष्यस्य वासवृत्तया चित्रफलक वृत्तान्तेन किंचित उन्नीयमानस्य उपदेश रूपा उद्भेद। जो प्रथम अंक की बात की, जब प्रथम अंक में वो अनुराग रूपी बीज रखा गया कि उस उदयन को देख करके रत्नावली के मन में जो अनुराग जाग गया उनके प्रति, उस प्रसंग को आगे प्रतिमुख में लेकर गए और प्रतिमुख में जो राजा वत्सराज उदयन सागरिका समागम हेतु, उस सागरिका जो है उस राजा के प्रति प्रेम हो गया और राजा भी उसको देख करके आश्चर्यचकित, अर्थात वो इतनी सुंदर थी, उसे देखकर वो भी उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। क्योंकि ये जो राजा है वो धीर ललित राजा इसको मानते हैं, क्योंकि जो श्रृंगारिक क्रियाओं में ज्यादा हो उसे धीर ललित, तो राजा उदयन जो है वो धीर ललित श्रेणी में आते हैं। तो जो प्रथम अंक में उपक्षिप्त दिखाया गया था वो श्रृंगार, वो द्वितीय अंक में सुसंगता और विदूषक के ज्ञायमान जो लक्षण है कि किसी प्रकार से उन दोनों को मिलाया जाए, उसका कार्यक्रम उन्होंने रचा। किंतु जो सागरिका ने जो चित्र बनाया था, सागरिका जब उनसे उदयन से नहीं मिल पाए और मिलने की उत्कंठा जब उनके मन में थी, तब उन्होंने क्या किया, उदयन का चित्र बना दिया। और जो सागरिका की जो सखी थी, उन्होंने उदयन के चित्र के साथ सागरिका जो रत्नावली है उसका भी चित्र बना दिया। उस चित्र फलक को देख लेती है वासुदत्ता, और वासुदत्ता देख करके समझ जाती है कि इनके बीच में किसी प्रकार का प्रेम प्रसंग चल रहा है, ऐसा वो समझ जाती है। तो यहाँ पर लक्ष्य भी किया कि वो जो प्रेम प्रसंग दिखाया गया प्रथम अंक में, अनुराग बीजत्व जो दिखाया गया, वो द्वितीय अंक में सुसंगता और विदूषक के कार्य व्यापार के द्वारा उसे बढ़ता हुआ भी दिखाया गया। लेकिन वासुदत्ता को पता लगने के कारण उसको
ये आपका था प्रतिमुख संधि का अभिप्राय। तो इसके बाद में आगे तीसरा कहा आपके गर्भ संधि। तीसरा जो रूप है आपके उसे यहाँ पर बताया आपके गर्भ संधि के रूप में। गर्भ संधि अब ये क्या है, इसके लिए बताया फल प्रदान उपायस्य प्राग भिन्नस्य किंचन गर्भो यत्र समुद्भेदो भाषान्वेषणवान्मुः। यहाँ बताया गर्भ संधि जो मुख और प्रतिमुख संधि क्रमशः किंचन मात्र उद्भिन्न प्रधानोपाय रूप बीज का ऐसा समुद्भेदन का जहाँ बीज के रास और विकास की चिंता साथ साथ चला करती हो। देखिए एक प्रकार से आप किसी भी फिल्म को ले लीजिए, कोई भी कार्यक्रम जो आप देखते हैं उनको ले लीजिए, जब शुरुआत होती है तो उद्घाटन किंचित मात्र होता है, जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो उस कहानी का थोड़ा विस्तृत रूप आता है, और जब यहाँ तीसरा रूप जो आता है उसका एक तरफ से पूरा चरम पे चले जाता है, उसके बाद फिर उसमें उतार चढ़ाव आता है। जिस प्रकार से आप किसी ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ अगर यहाँ से चालू हुआ तो ये ऊपर जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये ऊपर, फिर वापस जिस प्रकार से नीचे आता है उसी प्रकार से यहाँ पर संधि का काम है। यहाँ मुख संधि मान लीजिए, यहाँ प्रतिमुख मान लीजिए, यहाँ गर्भ मान लीजिए, और फिर यहाँ पर आपके निर्वहन या विमर्श मान लीजिए, और अंत में फिर वापस उपसंहार की ओर आएगा। इस प्रकार से संधि जो कहानी है, नाटक का इतिवृत्त है, या किसी भी आप फिल्म की स्टोरी को देखें तो इस प्रकार से उसको नियोजित किया जाता है। कोई भी स्टोरी होती है उसका इंट्रोडक्शन होता है, फिर उससे परिचय होने के बाद उसका कहानी के बारे में पता चलता है, फिर कंक्लूजन अर्थात विचार विमर्श की स्थिति आ जाती है जहाँ पर कि चरम सीमा पर पहुंच जाता है। फिर कंक्लूजन में अर्थात उसका क्या निष्कर्ष निकले उस पर विचार होता है, और अंत में उपसंहार अर्थात क्लाइमैक्स आप समझते होंगे किसी भी चीज का उपसंहार, तो वो यहाँ आकर के वो वापस इस स्थिति में आ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर इस नाटक की कथा वस्तु को भी बांटा गया है कि जो मुख से चालू होकर के सर्वप्रथम मुख, प्रतिमुख, फिर गर्भ, अर्थात जो कहानी है वो बीज रूप में स्थापित हुई। जिस प्रकार से छोटे से पौधे का बीज लगाया और उस बीज के द्वारा वो धीरे धीरे जिस प्रकार से विकसित होता जाता है, उसी प्रकार के नाटक की कथा वस्तु को भी कहा बीज रूप में और प्रतिस्फूर्ति हुई, और फिर धीरे धीरे वो अपने विकास की ओर बढ़ते चले जाए, उस रूप को यहाँ पर दिखाया गया है। तो गर्भ में क्या कहा, जो मुख और प्रतिमुख में जो संधि का व्यापार जो चल रहा था और जो बीज रूप का जो उद्भेद था वो यहाँ पर समुद्भेद अच्छी प्रकार से विकसित रूप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बीज का ह्रास भी दिखाया गया और उस विकास की चिंता भी दिखाई जाएगी, दोनों ही रूप यहाँ पर दिखाए गए। गर्भ इसलिए कहा क्योंकि नाटक का जो प्रधान फल जो है वो इस जगह पर ही लक्षित किया जाता है। जिस प्रकार से अब किसी मंदिर में जाएं तो मंदिर की बनावट तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसका एक गर्भगृह होता है जहाँ पर मूर्ति लगी होती है, वो उसे बोलते हैं गर्भगृह। उसी प्रकार से नाटक के स्टोरी, नाटक के पात्र तो कई सारे होंगे, लेकिन उसका एक मुख्य लक्ष्य क्या होगा, उसका प्रधान फल क्या होगा, उसके ऊपर जो लक्षित है वो गर्भ में दिखाया जाएगा। तो यहाँ जो गर्भित अंतर्निविष्ट जो प्रतीत हुआ करता है उसे कहा यहाँ पर गर्भ। उदाहरण के लिए इसमें दिया आपको रत्नावली का प्रसंग दिया, इसमें सुसंगता ने कहा, सखी तेरे प्रियतम ने अपने हाथ से तुझे पकड़ रखा है, लेकिन तुम हो कि कोप ही नहीं छोड़ रही आदि। उसमें तो मुख संधि है, निक्षिप्त अनुराग का बीज समुद्भव दिखाया गया, लेकिन उसके अवंतर वासवता ने पुनः प्रवेश में इस बीज का रास परिलक्षित होता है। तत्पश्चात अंत में इस संदर्भ अर्थात सागरिका का समाचार जानने वसंत तक न जाने कब निकला, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा आदि में इसका अनुसंधान
और विदूषक ने किसी प्रकार से उदयन के साथ मिलने का कार्यक्रम बनाया कि किस प्रकार से रत्नावली से उदयन मिल सके। और जैसे उदयन रत्नावली का हाथ पकड़ करके उनसे प्रेम व्यापार स्थापित कर रहे होते हैं, अपना प्रेम प्रसंग बता रहे होते हैं, तभी वासवदत्ता को इस बात का पता चल जाता है। और वासवदत्ता को जैसे ही पता चलता है तो जो बीज रूप रखा था, कौन सा, रत्नावली से प्रेम का जो बीज रूप था, अनुराग का जो बीज रूप था, वो चल रहा था। लेकिन जैसे वासवदत्ता ने आकर के वहां पर उस बीज का रास कर दिया था, उस बीज को वापस ऐसा कर दिया कि परिलक्षित कर दिया उसको वापस, जिससे कि वो समुद्भूति ना होकर के उसकी वापस रास की ओर चले गया। लेकिन तीसरे अंक में जब सागरिका के द्वारा समाचार प्राप्त हुआ और वसंतक के लिए जब उदयन ने कहा कि वसंतक को मैंने भेजा था समाचार लेने उस सागरिका का, और वो सागरिका का समाचार लेकर अब तक नहीं आया, ये बात जो उदयन के मन से वापस निकलवाई, तो मानिए कि वो जो उसका प्रेम प्रसंग था, अर्थात वो प्रेम अभी भी, अनुराग जो था वो उदयन के मन में अभी भी है। और वो तीसरे अंक में जाकर के वापस उसे परिलक्षित करते हुए दिखाया। राज्य मिलने पर भी मेरे प्रियवस्त को उतनी खुशी न होगी जितनी मेरे मुंह से इस आनंद की बात सुन लेने से। अर्थात जो विदूषक है वो जाकर के क्या समाचार लाया, आकर कह रहा है कि आपको उतनी तो किसी राज्य को प्राप्त करने की खुशी नहीं होगी जितनी खुशी मेरे इस वृत्तांत को सुनने से होगी कि वो जो सागरिका है जिससे आप मिलना चाह रहे थे वो भी आपसे मिलना चाह रही है। ऐसा प्रसंग वो वहां पर बता देता है। तो ये जिस प्रकार से उस मुख संधि से जो बीज उत्पन्न हुआ तक आया, अर्थात प्रेम अनुराग और बड़ा यहाँ तक आया, तो प्रेम अनुराग इतना बड़ा कि मिलने की इच्छा जताई उदयन ने। लेकिन जैसे वासवदत्ता को पता चला तो इस बीज का वापस ह्रास हुआ। लेकिन विदूषक की वापस बात सुनने से कि वो भी आपसे प्रेम करती है, से पूरा चरण की ओर उन्हें बढ़ गया। तो इससे जिस प्रकार से ग्राफ ऊपर नीचे होता है, वैसे इस गर्भ संधि में वो चरम सीमा तक पहुंचने पर रास और परिलक्षण होना दोनों दिखाया गया। फिर आगे का विमर्श संधि। अब इसके आगे विमर्श के बारे में बताया, यहाँ गर्भ की जगह विमर्श। तो विमर्श में कहा यत्र मुख्य फलोपाय उद्भिन्नो गर्भतोधिकः शापाद्यैः समान्तराश्च सविमर्श इति स्मृतः। जहाँ पर यत्र मुख्य फलोपाय, जो मुख्य फलोपाय है वो उद्भिन्न हुआ गर्भोधिक, गर्भ से भी अधिक उसके बारे में और उद्भिन्न हो जाए वो मुख्य फल। और जैसे कि साप आदि का प्रसंग यहाँ पर दिखाया गया, तो उसके लिए यहाँ पर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम का एक प्रसंग है जिसमें दुर्वासा के द्वारा श्राप दिया जाता है शकुंतला को। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया यथा शाकुंतले चतुर्थां आदौ अनुसूया प्रियम वदे। अनुसूया प्रियम वदा से कहते यद्यपि हमारी सखी शकुंतला का गांधर्व विधि से विवाह हो चुका है और वो मंगल संपन्न हो चुका है, आराम से शादी हो चुकी गांधर्व विवाह, और अपने योग्य पति भी उनको मिल चुका है, किंतु हम लोगों को इस बात की चिंता है। किस बात की चिंता? वो जो उसने चिंता रूपी जो प्रश्न वहां पर जताया कि श्राप वाली जो बात थी उसको आदि से लेकर के किस बात की चिंता है, वो प्रश्न उसने जो किया उससे लेकर के सप्तम अंक तक जो उपनिबद्ध है, सातवें अंक तक जिस प्रकार से शकुंतला को परित्यक्त कर दिया गया दुष्यंत के द्वारा, दुष्यंत ने पहचानने से इनकार कर दिया और वो शकुंतला मारी ऋषि के आश्रम में जाकर के रहती है। लेकिन जब पुनः शकुंतला का दर्शन उदयन को दुष्यंत को प्राप्त हो जाता है तो उसे का प्रत्यभिज्ञान, यहाँ पर आपने अभिज्ञान शब्द प्रयोग किया है, उसका मतलब है पुनः ज्ञान
क्योंकि श्राप के कारण वो भूल गया। फिर सप्तम अंक की कहानी तक शकुंतला जो है मारीच ऋषि के आश्रम में ही रहती है। लेकिन जब दुष्यंत इंद्रलोक से वापस आ रहे होते हैं तब शकुंतला पुत्र भरत का दर्शन प्राप्त करके मन ही मन उनके अंदर इच्छा होती कि ये शायद मेरे पुत्र जैसा ही हो ऐसा, और उसकी माँ का नाम पूछते तो शकुंतला बताता है तो उन्हें मन ही मन स्मरण होता है कि ये शकुंतला कहीं जो मेरी पत्नी शकुंतला है वही तो नहीं है। ऐसा उनको जब स्मरण होता है तो वो प्रसंग उपनिबद्ध जो किया गया वृत्तांत से पहले जो इति विरुद्ध भाग है वो विमर्श संधि के अंदर आता है। विमर्श अर्थात जो मुख्य फल है, जो गर्भ से और अधिक स्थिति में पहुंच जाए और जहाँ श्राप आदि घटनाओं का वर्णन हो जिसके द्वारा शकुंतला को दुष्यंत भूल जाता है, ऐसा प्रसंग हो और पुनः उसका ज्ञान प्राप्त हो जाए, वहां तक उसे कहा विमर्श संधि। और कुछ आचार्य जो है विमर्श संधि को अवमर्श भी कहते हैं और उसके लिए अभिनव भारती ने इसमें उसका सुंदर वर्णन भी किया है कि गर्भ निर्भिन्न बीजार्थो विलोभन कृतो अपिवा क्रोध व्यसनय जो वापी स विमर्श इति स्मृता, ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया है इसका। अब अंत में यहाँ पर कहा निर्वहन जिसे कहा उपसंहति, उसके बारे में बताया बीजवंता मुखाद्यर्था विप्रकीर्णो यथा यथम एकार्थमुन्नीयन्ते यत्र निर्वहणं हि तथा। अब कहा निर्वहन, निर्वहन के बारे में यहाँ पर बात की आगे कि निर्वहन संधि जो है उसमें कहा बीजवंता मुख्य अर्थ जो उन संधियों में यत्र तत्र उपनिबद्ध है, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श आदि संधियों में जो उपनिबद्ध बीजादि इति वृत्तांश है उसका प्रधान फल का जो निष्पादन है उस निष्पादन बनते दिखाई देना उसे ही कहा यहाँ पर निर्वहन। अर्थात पूरे नाटक का पूरे उसका निष्कर्ष जहाँ निकल जाए उस निष्कर्ष को कहा उपसंहति या फिर निर्वहन उसे हम कह सकते हैं। यथा वेण्याम कंचुकी महाराजा वर्धसे अयम खलु भीमसेनो दुर्योधनक्षत जारुणीकृत सर्व शरीरो दुर्लक्षित व्यसते इत्यादि द्रौपदी केश संशय आदि मुख संध्यादि बीजानां निज निज स्थानों पक्षतानां मेकार्थ योजयत। जिस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण दो दिए हैं, एक तो आपको शाकुंतलम का उदाहरण दिया शाकुंतले शकुंतला विज्ञान, जिस प्रकार से शाकुंतलम में 7वें अंक में उपनिबद्ध किया गया है शकुंतला की पहचान हो जाना। शकुंतला को पहले 4थे अंक के अंत में श्राप के कारण दुष्यंत शकुंतला को भूल जाता है और 7वें अंक में उसके शकुंतला को वापस पहचान करा देना जो वृत्त योजना है उसे यहाँ पर उन्होंने कहा निर्वहन के रूप में निदर्शित रूप में प्राप्त किया, अर्थात उपसंहति के रूप में। जो कथावृत्त चला था जिस कारण इस कथा का इस नाटक का नीतिवृत्त का नाम रखा अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थात शकुंतला की पहचान, और वह पहचान उसे कब हुई उस 7वें अंक में पहचान हुई। इसलिए इस घटनाक्रम का जो मूल तत्व था प्रधान फल था शकुंतला की पहचान होना, वो पहचान हुई 7वें अंक में, इसीलिए उस 7वें अंक को क्या मान लिया यहाँ पर निर्वहन संधि के रूप में। जो 7वें अंक में जो कार्य व्यापार हुआ वो है निर्वहन। और एक उदाहरण यहाँ पर दिया है वेणी संहार नाटक का कि दुर्योधन कंचुकी जो महाराज की जय हो ऐसा बोल रहा है और युधिष्ठिर को बोल रहा है, कहा दुर्योधन के रक्त से रंजित है और इसने पहचान में न आने वाले ये भीमसेन है। भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो दुर्योधन को मारेगा, दुर्योधन की जंगा तोड़ेगा और वो दुर्योधन से युद्ध करके उसे मार करके स्वयं को खून से सन करके लिप्त होकर खून में वो आ रहा है। उसे देख करके कोई कह रहा है कि ये जो पहचान में नहीं आ रहा है वो भीमसेन ही है। क्यों? क्योंकि जो नाटक के प्रधान
पाएगी। और द्रौपदी ने अपने बालों को तब तक नहीं बांधा, क्योंकि द्रौपदी की प्रतिज्ञा थी कि मुझे इनका खून चाहिए, जब तक इनका खून नहीं मिलेगा अपने मैं बालों को नहीं लूंगी। और भीम ने वही कार्य किया, उधर जाकर के दुर्योधन को, दुशासन को मार करके खून से सने हुए हाथों से अंत में जाकर के जो अंतिम अंग है संहार का, उसमें यही दृश्य दिखाया गया है कि भीमसेन द्रौपदी की चोटी को गूंथ रहा है, और वो भी कैसा, उस खून भरे हाथों से, अर्थात खून से उन चोटियों को गूंथने का कार्य कर रहा है। जो उस नाटक का जो इतिवृत्त था, जो बीज रूप में उत्पन्न हुआ, बेड़ी संहार, बेड़ी को संहार करना, बेड़ी को बांधना, बेड़ी को गूंथना, वो और कैसे गूंथना, उनके रक्त से गूंथना, वो अंतिम अंक में जाकर के गूंथना जो कार्य हो रहा है, वही क्या है यहाँ पर निर्वहन रूप कार्य को संहति को संहार के रूप में माना गया है। तो इस प्रकार से आपके ये 5 रूप यहाँ पर आपको दिखाए संधि के, वो संधि के 5 रूप आपके हैं। पहला आपको यहाँ पर दिखाया रूप मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, और अंतिम है आपके निर्वहन। ये 5 आपके संधियां बताई हैं। जो 5 संधियां किससे जुड़ी हुई हैं, आपकी अर्थ प्रकृति और पंच अवस्थाओं से, बीज बिंदु पताका प्रकरी आदि जो आपकी पंच अर्थ प्रकृतियां हैं, और आरंभ यत्न प्रत्याशा नियताप्ति फलागम नामक जो आपकी पंच अवस्थाएं हैं, उन पंच अवस्थाओं को नियोजित किए हुए ये आपकी पंच संधियां हैं। इन्हें आप ध्यानपूर्वक देख लें। और इस भाग में आपके भाग 8 में आपके पंच संधि नामक टॉपिक जो है वो पूर्ण हुआ। अगले भाग में हम और इन संधियों के जो उपभेद हैं, संधियों के जो अंग हैं, उन अंगों के बारे में अगले भाग में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।